चलिए सब लोग लिखना शुरू करें। लिखेंगे समाकलन, इंटीग्रल्स लिखा हुआ है, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में डबल नाम पढ़ते हैं। दूसरा नाम है INTGRATION, इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं इसको इंग्लिश पे। इंटीग्रल पढ़ेंगे या इंटीग्रेशन पढ़ेंगे? लिखिए भाई, लिखेंगे समाकलन दो प्रकार के होते हैं। 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 नंबर एक अनिश्चित, लिखेंगे अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन बहुत आसान है समाकलन, और कल मैं सीट दूंगा आपको समाकलन की, क्योंकि सीट से ही पहले पढ़ाना शुरू करेंगे। एक एक्सरसाइज सीट कराएंगे। अनिश्चित समाकलन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इनडिफिनिट, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। अब सुनिए, देखो आपके सिलेबस में दोनों प्रकार के समाकलन हैं। ये पहले हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन, फिर क्या पढ़ेंगे? निश्चित समाकलन। यदि आप देखेंगे कंपटीशन वाली किताबों में तो अलग अलग चैप्टर बना के देता है। पहले यूपी बोर्ड में भी अलग अलग ही चैप्टर बना के दिया था, लेकिन एनसीईआरटी में एक साथ दोनों चैप्टर कवर करेंगे हम लोग। तो अनिश्चित समाकलन क्या है कि जिस समाकलन का उत्तर निश्चित नहीं होता है, अर्थात कई उत्तर देता है, मतलब जिस समाकलन का उत्तर निश्चित ना हो अर्थात अनिश्चित हो, उस समाकलन को क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन है। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखेंगे। अब पहले हम इसके विषय में पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन के विषय में। अनिश्चित समाकलन लिखेंगे। यदि किसी समाकलन का उत्तर निश्चित ना हो, यदि किसी समाकलन का उत्तर निश्चित ना हो, यदि किसी समाकलन का उत्तर, यदि किसी समाकलन का उत्तर निश्चित ना हो, यदि किसी समाकलन का उत्तर निश्चित ना हो, तो उस समाकलन को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तो उस समाकलन को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अब आगे देखें भाई, अब जरा सुनिएगा, इसकी परिभाषा क्या होगी? समाकलन की परिभाषा क्या होगी? लिख लेते हैं, परिभाषा इसकी लिख लीजिए। आप सुनिएगा इसकी परिभाषा क्या है। देखें, अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं कहूँगा फलन x का x के सापेक्ष, क्या लिख रहा हूँ? फलन x का x के सापेक्ष अवकलन। बताओ अवकलन क्या होता है? अवकलन x का x के सापेक्ष 1 होता है, इसलिए 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? x होगा। लेकिन इसमें c जोड़ देते हैं भाई, c होता है, x प्लस c होता है। अब c क्यों जोड़ते हैं अभी बताता हूँ। जहाँ ये समाकलन स्थिरांक है, इसी के कारण से उत्तर अनेक देता है। अभी सब बताता हूँ, परेशान मत होइए। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखना, एग्जाम्पल नंबर पे फलन, अभी ये कहानी थोड़ा सा मैं अभी समझाता हूँ कि सी को जोड़ते हैं हम लोग। फलन log x का
x के सापेक्ष अवकलन, बताओ अवकलन 1/x होता है। क्या लिखें फलन log x का, x के सापेक्ष अवकलन 1/x होता है। इसलिए सुनिएगा ध्यान से, इसलिए 1/x का समाकलन x के सापेक्ष log x प्लस c होता है, जहां c स्वेच्छ अचर या समाकलन, लिखना नहीं भाई अभी, समाकलन स्थिरांक होता है। इसका मतलब यार है क्या, जरा दिमाग लगाइए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, तो कास एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी। सी क्यों जोड़ना है मैं आपको समझाता हूँ, जरा दिमाग लगाइए। इसका जरा अवकलन करिए, log एक्स का अवकलन 1/x, सी का अवकलन 0, अर्थात समाकलन के उत्तर का यदि अवकलन करें, समाकलन के उत्तर का यदि अवकलन करें तो अवकलन करने से जो उत्तर बनेगा उसी का समाकलन कर रहा हूं। अभी आप नहीं समझ पाए, देखो ये जरा दिमाग लगाइएगा। 1/x ये किसका चिन्ह है, फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे समाकलन का। ये dx क्या दर्शाता है, dx दर्शाता है x के सापेक्ष समाकलन करना है, समझ में आ गया। तो 1/x का समाकलन क्या होता है, अभी मैंने लिखा है मैंने, क्या होता है 1/x का समाकलन log x प्लस का c, अर्थात समाकलन के उत्तर का, ध्यान सुनना भाई, समाकलन के उत्तर का यदि अवकलन करें तो वो राशि मिलेगी जिसका समाकलन कर रहे हैं, अर्थात log x का अवकलन 1/x, c का अवकलन 0, अर्थात 1/x का अवकलन। अब भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अब भी नहीं समझ में आया, अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जैसे किसी ने कहा कि e⁴x dx का समाकलन करिए और उसने 3 उत्तर लगा दिया, ये 3 उत्तर लगा दिया। अब जरा दिमाग लगाना, 3 उत्तर लगा दिया और सभी उत्तरों को मैंने क्या किया, अवकलन कर दिया, नहीं समझ पाए। अरे ये उत्तर लगा के देगा ना, तो यदि मैं इसका अवकलन कर दिया, अवकलन करने में ये पा गया तो मैं आंसर इस पे लगा दूंगा। अब भी नहीं समझ में आ गया समझ में, जरा देखिए ये इसका उत्तर है क्या, बोले तो इस उत्तर का मैं क्या करूं, अवकलन करूं, तो log x का अवकलन 1/x का अवकलन 0, अर्थात ये यदि ऑप्शन में होता तो मैं इसको हल ही नहीं करता, इसके ऊपर चला जाता। इसका मतलब जब भी समाकलन के ऑप्शन लगे हों तो जितने भी ABCD ऑप्शन लगे सब ABCD का क्या कर डालो, अवकलन कर डालो। अवकलन करने से जो समाकलन के अंदर फंक्शन लिखा वो मिल जाए तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। अब भी नहीं समझ में, लिखेंगे अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। इसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। इसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल स्पीड के साथ कॉपी कर डालो, ये इसकी डेफिनेशन निकल गई भाई। हाँ नोट लिखें भाई, ये रीमार्क्स लिखे बता रहा हूँ, रीमार्क्स लिखें। रीमार्क्स नंबर 1 लिखेंगे, चूँकि समाकलन के उत्तर में C जुड़ा होता है, चूँकि समाकलन के उत्तर में स्मॉल c जुड़ा होता है, समाकलन के उत्तर में स्मॉल c जुड़ा होता है, इसलिए इस समाकलन के उत्तर में स्मॉल c जुड़ा होता है, इसलिए इन समाकलनों को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। इसलिए इन समाकलनों को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। इसलिए इन समाकलनों को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अच्छा दूसरी बात और देख लीजिए, ध्यान से सुनना भाई, बताओ
दूसरे नंबर पे लिखेंगे समाकलन, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ भाई, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन, INTEGRATION को एंटी डेरिवेटिव अर्थात प्रति अवकलज, प्रति अवकलज भी कहते हैं। प्रति अवकलज भी कहते हैं। अच्छा जरा सुनिएगा, वो नहीं कहेगा, वो कहेगा log x का x के सापेक्ष, बात समझिएगा, 1/x का समाकलन x के सापेक्ष बोलेगा, तो समाकलन नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, 1/x का प्रति अवकलज। अरे सुन रहा हूँ, 1/x का प्रति अवकलज किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो समझ जाना कि समाकलन नहीं मांग रहा है। अरे डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अवकलन करना। एंटी शब्द का मतलब क्या होता है, एंटी विपरीत, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब प्रति अवकलज, अवकलज का उल्टा। समझ में आ गया, तो ये भी बात लिख लीजिए। अच्छा तीसरी बात भी सुन लीजिए, लिखेंगे इंटीग्रेशन को प्रिमेटिव भी कहते हैं, PREMITIVE, प्रिमेटिव भी कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा यार मुझे हिंदी शब्द नहीं पता प्रिमेटिव का, तो आप गूगल में चाहें तो सर्च कर लीजिएगा। अब क्या करना है यार, हिंदी इंग्लिश पेपर तो दोनों माध्यम से छपा होता है। हाँ भाई, इंटीग्रेशन को प्रिमेटिव भी कहते हैं, ये ध्यान रखना भाई। अब जरा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके तीसरे नंबर की बात सुना, सॉरी चौथे नंबर की बात। अब देखो, यदि dr/dx स्मॉल fx प्लस c बराबर, इधर सुने, बोलूँ क्या मैं, स्मॉल fx का अवकलन क्या होता है, कैपिटल fx, शायद बताया होगा। स्मॉल fx का अवकलन f' भी होता है, कैपिटल fx भी होता है, ध्यान रखना। स्मॉल fx का अवकलन कैपिटल fx, c का अवकलन 0। इसका मतलब इस फलन का अवकलन कितना आया, fx, इसका मतलब fx का समाकलन क्या हो जाएगा, तब कैपिटल fx का समाकलन क्या होगा जरा बताइए, स्मॉल fx प्लस c, ये लिखिए। अब सुनना सब लोग ध्यान से। हाँ ये सब निक नेम है, इनके घर के नाम है छोटे छोटे। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव और एक नाम प्रीमेटिव, समझ में आ गया। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, ये अक्सर लिख के आते हैं खासकर कंपटीशन की परीक्षाओं में। ये इसका स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, ये इसका स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या बताया, अरे ध्यान सुने भाई, स्टैंडर्ड फंक्शन क्या बताता है कि यदि fx का समाकलन करना है, कैपिटल fx का समाकलन करना है, तो उत्तर क्या देता है, स्मॉल fx प्लस c क्या है, स्वेच्छाचार राशि या समाकलन स्थिरांक। इसी c की वजह से इसको क्या बोला गया है, अनिश्चित समाकलन, क्योंकि c का मान कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी क्या हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा इसको तरह डिनोशन करते हैं, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हिंदी में लिखना चाहो तो समाकलन का चिन्ह। अब सुनिए, मतलब ये चिन्ह किसका लगा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन का, सुन रहे हो। और ये dx का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष समाकलन करना, नहीं समझ में आया। तो अब देखो, ये इस फलन को क्या बोलते हैं, इस फलन को बोलते हैं इंटीग्रल, INTEGRAL, इसको इंटीग्रल पढ़ते हैं। यही अपना कोचिंग का नाम है भाई, नहीं है समझ, बस इसी से मैं कोचिंग का नाम रख दिया था। तो ये इंटीग्रल होता है, अर्थात जिस फंक्शन का हम समाकलन कर रहे हैं वो फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इंटीग्रल। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। तो जिस फंक्शन का हम समाकलन कर रहे हैं वो इंटीग्रल है। जो उत्तर आया है, जो फंक्शन उत्तर आया है वो इंटीग्रांट होता है। क्या होता है, इंटीग्रांट, INTEGRAND, इंटीग्रांट पढ़ते हैं इसको। फिर जरा सुनिए, ये समाकलन का चिन्ह है, अरे सुन रहे हो, ये समाकलन का चिन्ह है। जिस फलन का समाकलन कर रहे हैं उस फलन को क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रल। ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, एक एक नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। 10 सवाल आने एक एक नंबर के बिना ऑप्शन के, तो तैयारी पे रहिएगा। जिस फलन का हम समाकलन करते हैं उसको इंटीग्रल पढ़ते हैं, जो उत्तर आता है वो क्या है, इंटीग्रांट। समझ में आ गया। उसके साथ एक c जुड़ा होता है, तो ये c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। लिखेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट, ARBITRARY
BITRARY, आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छाचार राशि, स्वेच्छाचार। बात समझ में आ गई? अब जरा सुनिए, देखो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में छपा रहता है। अरे समझ में नहीं आया? पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में छपा रहता है। तो आप यदि पेपर आए तो शायद इंटीग्रल की मुझे एक्चुअल हिंदी शायद मीनिंग नहीं पता, तो आप या गूगल में सर्च करें या फिर इंग्लिश में याद करें भाई। समझ आ गया? हाँ, हेडिंग लगाएंगे समाकलन का ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, जरा दिमाग लगाइएगा, बहुत ध्यान सुनना, आपको अच्छा लगेगा यदि आप बहुत ध्यान से सुन लेंगे तो। जैसे सपोज दैट एक का समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ और फिर इसका ग्राफ भी आपके सामने बनाऊंगा, ध्यान से सुनना भाई। एक का समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष, उत्तर क्या आएगा? एक्स प्लस सी। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, मैं यदि फंक्शन को इसको y मान लूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का ग्राफ बनाने का अर्थ है y बराबर एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना। अभी आपको समझ में नहीं आया? अरे ये दोनों बराबर नहीं है कि अलग अलग है? ये दोनों बराबर हैं कि अलग अलग हैं? तो चाहे इसका ग्राफ बनाऊं या इसका ग्राफ बनाऊं, एक ही मतलब नहीं है। अर्थात जैसे जरा देखिए रफ कार देखिए, मैंने इसको y बराबर मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx नहीं है समझ, ठीक? तो इसका समाकलन क्या होता है? x प्लस सी। अर्थात जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो दुनिया वालों को बताऊंगा कि मैं इसका ग्राफ बना दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या बराबर। अब भी नहीं समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया। अब जरा ध्यान सुनिए, कितने लोगों को पता है y बराबर x का ग्राफ? y बराबर x मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, और x से कितना कोण बनाएगी? 45 अंश। अर्थात रेखा किस चौथांश में खींची जाती है? पहले और तीसरे में। अच्छा जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, बहुत ध्यान सुनना। ये किसका समीकरण है? y बराबर x का। लेकिन ये c कहाँ गया? आप समझ नहीं पाए, c की जगह 0 हो गया। कारण c की जगह क्यों 0 हुआ? क्योंकि रेखा कहाँ से गुजरी? मूल बिंदु से। शायद इस रेखा को मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देता, शायद थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देता तो ये रेखा देने लगती y बराबर एक्स प्लस 1, अर्थात 1 यूनिट ऊपर चढ़ा दिए। अरे अब भी समझ में नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहे? आ गया समझ? अर्थात इसको 1 यूनिट और ऊपर चढ़ा देता तो उत्तर क्या देने लगती? y बराबर एक्स प्लस 2। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल रहे हैं? अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब जरा दिमाग लगाएं, इधर सुनिए ध्यान से भाई, मैं बोलूं? अच्छा, अभी ताज़ा समाचार है कि fx dx बराबर, बात समझ रहे हैं? कैपिटल fx dx राव क्या होता है? स्मॉल fx प्लस सी। ये क्या, इसको क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल। ये क्या है? इंटीग्रांट। इसका मतलब यदि इंटीग्रांट का डेरिवेटिव करें, बहुत क्लियर सुनना भाई, देखो आपके ऊपर है आप कितना अच्छा पढ़ना चाहते हो। यदि इंटीग्रांट का यदि अवकलन करूं तो इंटीग्रल के बराबर बैठना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं बोले? और सी क्या है? सी तो स्वेच्छाचार है, वो कुछ भी हो सकता है। ग्राफ की वजह से सी का मान बार बार बदल रहा है। इसका मतलब यदि y बराबर x मूल बिंदु से गुजर जाएगी तब c बराबर, और ये x क्या है? इंटीग्रांट। x का अवकलन, x का अवकलन 1, अर्थात इंटीग्रल 1 होगा, जो कि है। अब भी नहीं समझ में आगे समझ में? जरा दिमाग लगाएं, जरा खोपड़ी लगाना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। x प्लस 1 का अवकलन, x का 1 का 0, x प्लस 2 का अवकलन, x प्लस 2 का अवकलन 1। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब आपको फील आने वाला है कि अच्छा 1 का उत्तर x प्लस 0 भी होगा। हाँ 0 भी होगा। इसका उत्तर
x+1 भी होगा, नहीं है समझ। इसका उत्तर x+2 भी होगा, इसका उत्तर x+3 होगा, एंड सो ऑन। तो क्या इतना आइटम सेम है? बोलो। और इतना आइटम अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि ग्राफ पैरेलल समांतर एक दूसरे के चढ़ रहा है, और जब ग्राफ चढ़ रहा है तो दो रेखाओं के बीच के पट्टी आपस में बराबर होगी कि अलग अलग होगी? सब जगह का क्षेत्रफल अलग अलग होगा कि बराबर होगा? बराबर होगा, क्योंकि समांतर ग्राफ समांतर रेखा चढ़ी। अब ध्यान से सुनना, तो जिसने समाकलन बनाया वो कहा कि एक समाकलन के अनगिनत उत्तर, एक समाकलन के अनंत उत्तर, और बवाल का जड़ कौन है? सी। क्यों है? क्योंकि ये ग्राफ ऊपर नीचे करूंगा तो सी पैदा होने लगेगा। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ। अर्थात मुझे x+c का ग्राफ बनाना है ना, तो जब तक मैं सी की लोकेशन निश्चित नहीं करूंगा, मतलब सी की बिल्कुल लोकेशन निश्चित नहीं करूंगा, तब तक आप ग्राफ कैसे बना पाओगे? तो मैंने कहा कि c=0 तो आप मूल बिंदु पे खींच दीजिए, c=1 है तो और ऊपर कर दिए। अब भी नहीं समझ में आया? आगे सुन, अब जरा दिमाग लगाइए। इसीलिए अवकलन बनाने वाले, समाकलन बनाने वाले ने क्या कहा कि उत्तर सबका पापा दिया जाए। सबका पापा देने का मतलब इसको x+c कर दिया जाए, और दुनिया वालों को समझा दिया जाए कि c की जगह कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब c बिलोंग रियल नंबर, अर्थात c का मान -अनंत से प्लस अनंत कुछ भी हो सकता है। अब भी आपको समझ नहीं है? तो ये उत्तर है सबका पापा आ गया। अब जरा दिमाग लगाए, एक बात और सुन लीजिए ध्यान से। नहीं आया समझ में? लग रहा है आपको? अरे c कैसे जुड़ा, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आगे कारण जरा ध्यान से तो सुने। अर्थात किसका ग्राफ बनाना है? y=x+c का। तो y=x+c का ग्राफ नहीं बनता। अब जरा ग्राफ जरा ध्यान सुनिए, इधर की तरफ देखें सब लोग। ये किसकी रेखा है बताइए? y=x+0 की। अब मैं पटरी रख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से सुनना भाई, ये पटरी रखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे, पटरी को बिल्कुल समांतर, जैसे ऊपर ले जाएंगे वैसे सी की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ ना कुछ मिलते रहेगी कि नहीं? अगर इसको नीचे लाऊंगे तो सी की वैल्यू नेगेटिव, अर्थात क्या बदलेगा? सी बार बार बदलेगा, इसलिए ढेर सारे उत्तर। लेकिन जितने भी इधर की तरफ फंक्शन लिखे हैं सब का अवकलन 1 के बराबर बैठ जाएगा, क्योंकि सी का अवकलन 0 होता है। इस तरह 1 का अवकलन 0, 2 का अवकलन 0। यदि ये नीचे आ जाता, अब बताओ ये कौन सी रेखा है? y=x-1। इसका मतलब इसीलिए इसका उत्तर सी जोड़ा जाता है, क्योंकि ग्राफ एक दूसरे के समांतर बन जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात और सुन लीजिए, ये एक उत्तर कहाँ से आ गया? अब ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये एक का समाकलन x कैसे होता है, मतलब एक का समाकलन। अब ये सर समझाइए, हमें ये तो समझ में आ गया कि ये x+c होता है। c क्यों जुड़ा है ये समझ में आ गया। c इसलिए जुड़ा है क्योंकि y=x की जो ग्राफ खींचेंगे वो मूल बिंदु से होकर जाएगा, लेकिन ये ग्राफ ऊपर नीचे पैरेलल बन सकता है, अर्थात फैमिली ऑफ कर्व निकाल सकता है। इस तरह के ढेर सारे रेखाएं निकाल सकता है, इसलिए सी की वजह से ढेर सारी रेखाएं निकाल रहा है, इसलिए ढेर सारे उत्तर देगा। अर्थात यहाँ सी की जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी जोड़ दो, सबके उत्तर वैसे के बराबर बैठ जाएंगे, क्योंकि उल्टा चलूंगा तो सी का अवकलन 0 और 1 का अवकलन, अर्थात सी की जगह 1 भी लगा दो, सी की जगह 2 भी लगा दो। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये वाला उत्तर तो इसके बराबर है, कोई कह रहा है ये वाला उत्तर इसके बराबर है, कोई कह रहा है उत्तर ये है, कोई कह रहा है उत्तर ये है, कोई कह रहा है वो है। तो स्वाभाविक से उत्तर एक कॉमन उत्तर दिया जाता है y=x+c। और सी का मान कुछ भी हो सकता है, सी का मान ढेर सारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सी का मान निश्चित नहीं है। जब सी का मान निश्चित नहीं है, इसलिए कौन सा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन होने। अब भी आपको क्लिक नहीं किया? अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा इधर ध्यान से सुनिएगा। अब x कहाँ से आए इसके विषय में विदाउट डिस्कस हो जाए, मैं आपको बता दूं। देखो ये किसकी रेखा है? y=x+0 की, और ये y=x+, तो y=x+0 और y=x+1 के बीच जितना क्षेत्रफल गिरता है, ये जितना क्षेत्रफल गिरता है वो क्षेत्रफल यदि जोड़ दिया जाए वो x के बराबर बैठ जाएगा, सॉरी x के बराबर बैठ जाएगा। अब जरा ध्यान सुने, जिसे मैं कहूँगा एक छोटी सी पट्टी मैंने ले लिया, बहुत छोटी सी इस पट्टी को लिया, माइनर पट्टी है, बिल्कुल हल्की सी चौड़ी है, जिसकी दूरी कितनी है? dx। कितनी दूरी है? dx। और इस तरह की इसमें कितनी पट्टियाँ बनी हैं? अनंत पट्टियाँ बनी हैं, अर्थात dx कितनी बार जुड़ा? अब देखो आपको फील करने वाला, अनंत बार जुड़ा। जब dx को अनंत बार जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आ जाता है? x। मतलब ये है क्या? देखो इतनी गहराई से बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे। अब ये लोग हम लोग करेंगे क्या? कल से फंक्शन आएगा, समाकलन करेंगे, हमसे क्या मतलब ग्राफ हो आपसे, लेकिन चीज़ें पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये x उत्तर क्यों दे रहा है। पहली बात तो ये एक का समाकलन x उत्तर क्यों दे रहा है, इसके विषय में विचार किया जाए। पहले तो ये चापलूस होगा, सी है इच्छाधारी नाग,
ये बार बार अपना रूप बदलेगा। जैसे सी रूप बदलेगा तो रेखा आगे पीछे भगेगी। अब भी नहीं समझ में। और रेखा जब आगे पीछे भगेगी तो एक दूसरे के समांतर होगी। अब सपोज दैट, जरा दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना ध्यान से, ये y बराबर x की रेखा है जब c बराबर 0 है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ? फिर इसके बाद एक छोटी सी रेखा हम खींचे y बराबर x प्लस 1 की। अब जरा दिमाग लगाना, अर्थात इन दोनों रेखाओं के बीच जितना क्षेत्रफल घिरा उसी क्षेत्रफल इस समाकलन का क्या होगा? उत्तर होगा। इसका मतलब इसमें यदि एक पट्टी dx की है तो कितनी पट्टी बना सकता हूं? छोटी छोटी अनंत पट्टियां बना सकता। और dx को अनंत बार जोड़ने का उत्तर क्या आता है? x। शायद फिजिक्स में पढ़े हैं क्या ये? अरे dx को अनंत बार जोड़ने में x आता है। नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत करिए। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया। अच्छा बताइए, ग्राफ आपको समझ में आया कि फिर समझाऊं? हाँ, तो फाइनल आपको ग्राफ बनाना है। पहली बात तो बनाइए, ग्राफ बनाइए। लिखेंगे रिमार्क्स नंबर 1। अच्छा, एक ग्राफ और ना बना ले, चल पहले इसका रिमार्क्स लिखा लेते फिर अगला ग्राफ बना लेते। नंबर 1 में लिखेंगे समाकलन का ग्राफ एक दूसरे के समांतर, समाकलन का ग्राफ एक दूसरे के समांतर अनंत बार बनते हैं। समाकलन का ग्राफ एक दूसरे के समांतर अनंत बार बनते हैं। अनंत बार बनते हैं। समाकलन का ग्राफ एक दूसरे के समांतर अनंत बार बनते हैं, अर्थात ये रेखा अनंत बार बनेगी एक दूसरे के समांतर। ये बात समझ में आ गया? अब समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात क्या लिखूंगा? दूसरी बात मैं ये लिखने जा रहा हूं, क्योंकि ग्राफ अनंत बार बनते हैं, कि ग्राफ कितनी बार बनते हैं? अनंत बार। इसीलिए समाकलन स्थिरांक सी जोड़ा जाता है, इसीलिए समाकलन को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। लिखेंगे ग्राफ, दूसरे में लिखेंगे क्योंकि समाकलन का ग्राफ अनंत बार बनाया जाता है, क्योंकि समाकलन का ग्राफ अनंत बार बनाया जाता है, इसलिए समाकलन स्थिरांक सी जोड़ते हैं। इसलिए समाकलन के उत्तर में स्मॉल सी जोड़ा जाता है। इसीलिए यह समाकलन अनिश्चित समाकलन होता है। अब देखो, सुनना इधर ध्यान से। इसलिए समाकलन के उत्तर में स्मॉल सी जोड़ा जाता है, इसीलिए इन समाकलनों को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। क्या लिखें? चूंकि समाकलन का ग्राफ अनंत बार बनाए जाते हैं, इसीलिए समाकलन के उत्तर में स्मॉल सी जोड़ा जाता है, अतः इन समाकलनों को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। इतना समझ में आया? अब मेरे साथ कनेक्ट हो जाए इधर की तरफ। देखिए, यदि समाकलन के उत्तर में सी नहीं जोड़े तो आप पाप कर डाले भाई। नहीं समझा? देखिए, यदि समाकलन के उत्तर में सी नहीं जोड़े तो आप भारी पाप कर डाले, क्योंकि सी ना जोड़ने का मतलब आप एक ही लाइन बना के बैठ गए। अब एक ही लाइन बना के बैठ गए तो बीच का एरिया कैसे पाओगे? बीच का एरिया दो समांतर रेखाओं के बीच का एरिया मांगता है क्षेत्रफल, और जो एरिया होता है वो उत्तर होता है। तो सी जरूर जोड़ें। यदि सी नहीं जोड़ रहे हैं तो आप गलत रास्ते में चले गए। ये बात तो समझ में आ गई। तीसरे नंबर पे देखना, तीसरे नंबर पे लिखेंगे दो समांतर ग्राफों के बीच का क्षेत्रफल। दो समांतर ग्राफों के बीच का क्षेत्रफल, दो समांतर ग्राफों के बीच का क्षेत्रफल समाकलन का उत्तर होता है। दो समांतर ग्राफों के बीच का क्षेत्रफल, अब जरा एक बात और सुन लीजिए, इधर देखिए ध्यान से, इधर देखें। ये रफ कार्य लिखना नहीं भाई। अब मुझे ये बताइए, ध्यान सुनना ध्यान से। देखो, इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करूं या इसका ज्ञात करूं? दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है कि अलग अलग? बराबर है, जो कि x है। लेकिन c की वजह से आगे पीछे हो रहा है भाई। नहीं आया समझ में? इसीलिए c जोड़ना है, अर्थात इसके उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर ये x ही देगा, लेकिन c जोड़ने से अलग अलग उत्तर दिखने लगता है। बस हो गया, ये फर्क है बीच में बस। अच्छा, अगला एक ग्राफ और बना लेते हैं, फिर समाकलन के स्टैंडर्ड मानक फार्मूला लिखते हैं। एक ग्राफ और बनाइए, चलिए लिखते हैं। अच्छा, शायद आपको इसका सूत्र ना पता हो तो आप देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, मतलब x dx बराबर क्या होगा? हाँ, x²/2। नहीं पता तो अभी बता देता हूँ, बाई 2 + c। अब इसका ग्राफ देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई।
ठीक, ये y बराबर मानते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू। अच्छा, y बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू का ग्राफ कैसे बनाओगे? उसी को छोड़ो, उसी को गोली मारो। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला, अरे y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला, तो बाई टू का भी पैराबोला, अर्थात ये पैराबोला होगा। अब देखो, कोई डाउट नहीं है, ध्यान से सुनना, इसी पैराबोला को ऊपर है चढ़ाना है, अर्थात जब ये पैराबोला लाना ना, तो जब पैराबोला लाना तो ऐसे लाना, अर्थात ये सब जगह, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब जगह के बीच की जो दो पैराबोला के बीच की दूरी है ना, ये दूरी देख रहे हो आप लोग, बहुत सावधानी से ग्राफ बनाना भाई। ये जो बीच की दूरी है वो आपस में क्या दिखनी चाहिए? सब जगह बराबर दिखनी चाहिए, अर्थात ऊपर नीचे करने में ग्राफ ज्यादा मुंह फैला ना पाए, ना सुकड़े ना मुंह फैला पाए, अर्थात उसी ग्राफ को है ऊपर चढ़ा दिया हूं। नहीं आया समझ? थोड़ी देर के लिए पहले वाले ग्राफ की फोटोकॉपी नीचे छोड़ दूं, अरे उसका भूत नीचे लगे, एक ग्राफ को ऊपर चटका दूं, जैसे ऊपर चटका है तो बीच में बराबर दूरी छोड़ेगा, इसका मतलब इसको और ऊपर ले जाऊं, तो इसका समीकरण बताओ, इसका समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस जीरो, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू। ढेर सारे ग्राफ बने, हाँ बना लीजिए। और ये जो बीच के पट्टी का छेदफल आया ना, वो पट्टी का छेदफल इसका उत्तर होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर बाई टू होगा। अगली हेडिंग लगाइएगा मानक समाकलन। मानक समाकलन में इधर आपको अवकलन लिखना है, दोनों की कंपेयरिंग बात करेंगे ताकि समझ में आए, और इधर लिखना है समाकलन, इधर लिखेंगे समाकलन, ठीक, एक तरफ अवकलन एक तरफ समाकलन लिखेगा। पहले नंबर पे देखेंगे इसका आप अवकलन देखेंगे भाई, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन का अवकलन बताइए आप। सुनना, बताइए इसका अवकलन क्या होगा? घात पहले आएगी, अरे घात पहले आएगी तो n प्लस वन से n प्लस वन कट गया, और घात में घट जाएगा x की पावर। अब समझ जाना, इसका अवकलन कितना आया? इसका अवकलन कितना आया? x की पावर n, तो x की पावर n का समाकलन। अरे आपको समझ में नहीं आया? इसका अवकलन आया x की पावर n, तो x की पावर n का समाकलन ये, अर्थात x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ, समाकलन स्थिरांक है, अनिश्चित समाकलन देने के लिए, ये ढेर सारे उत्तर देने के लिए, ढेर सारे ग्राफ जाने के लिए। अब समझ में आ गया हो? अच्छा, इसका मतलब समझना, जैसे x की पावर 3 लिखा है, इस सूत्र का प्रयोग सुने, अब ध्यान सुने भाई, x की पावर 3 लिखा है, कुछ नहीं करना, घात में एक जोड़ देना है, उसी का भाग कर देना है। जैसे x की पावर माइनस 10 लिखा है, ध्यान सुनना भाई, तो इसमें एक जोड़ूंगा तो x की पावर माइनस 9, उसी का भाग कर देना प्लस c, ये मतलब है इस सूत्र का। तो मैं आपको अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया से सूत्र याद करा रहा हूं भाई, ध्यान रखेंगे। अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं, लेकिन एक इस सूत्र में एक बात और ध्यान रखें, ये सूत्र सब जगह लागू है, लेकिन n डज नॉट इक्वल माइनस वन, एन की वैल्यू माइनस एक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जरा मैं बताता हूँ। यदि n की वैल्यू माइनस एक हो जाएगी तो ये फार्मूला फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि इसको 1/x पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? 1/x एक स्टैंडर्ड फंक्शन का समाकलन क्या होता है? log x प्लस सी, अर्थात ये फार्मूला सब जगह लगाना है, लेकिन n बराबर -1 पर नहीं लगाना। यदि n बराबर -1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो -1 के अलावा सब जगह लगाइए, अर्थात n डज नॉट इक्वल -1 और n बिलोंग रियल। n की जगह कोई रियल नंबर हो सकता है, n बिलोंग रियल नंबर, लेकिन -1 नहीं चलेगा। -1 चलेगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, 1/x और log x में चला जाएगा। ये भाई लिख गया। अब जरा बताइएगा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता हूँ, ये पहले नंबर पे इतने समाकलन खोल दिए कि ताकि आपको समझ में आने लगे। हाँ बोले भाई, 1 बताइए डी ऑफ डी एक्स log x, log x का अवकलन, log x का अवकलन, तो 1/x का समाकलन log x प्लस सी, ठीक। 1/x को क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल। ये क्या है? इंटीग्रांट। ये आर्बिट्री कांस्टेंट, ये समाकलन का चेन, dx का होता है x के सापेक्ष। अब जरा बताइएगा, a की पावर, इधर सुनना, e की पावर x का अवकलन, e की पावर x का समाकलन, e की पावर x। बदनाम फंक्शन है ये, समाकलन अवकलन दोनों नहीं बदलता, ठीक, ये दोनों सेम रहता है भाई। हाँ, अब मैं चौथे नंबर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे एक नंबर और लिख ले रहा हूँ, डी ऑफ डी एक्स, ए की पावर x log बेस e इंटू ए,
बताओ इसका अवकलन कोई बताएगा, अवकलन इसका बताएगा कोई? ए की पावर एस का अवकलन ए की पावर एक्स log बेस इंटू ए, तो log बेस इंटू ए से इंटू कट गया, अर्थात इसका उत्तर कितना है ए की पावर एस। तो आपसे ध्यान रखना ए की पावर एस का समाकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स डिवाइड बाई log बेस इंटू ए प्लस सी। तो अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया होती है, इसीलिए मैंने दोनों टेबल एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ताकि आपको क्लिक कर जाए बातें, ये बातें आपको समझ में आने लगे। और जैसे ये बातें आपको समझ में आएंगी ना तो आपको अच्छा लगेगा और सूत्र जल्दी याद होंगे, अर्थात अवकलन से ही हमको याद करना है, कोई नई बात नहीं कि इतनी भारी बातें आप समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ भाई लिख गया, अब जरा सुने, ध्यान से सुनिएगा भाई। हाँ 5वें नंबर पे आ जाता हूँ मैं, आप इस तरह एक दीवार यहाँ खड़ी कर लीजिएगा भाई, ठीक। अब बताइएगा डी बाई डी एक्स माइनस कास एक्स का अवकलन, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, इसका साइन एक्स आ गया, इसका मतलब माइनस कास एक्स का अवकलन प्लस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हाँ 6वें नंबर पे आइए, डी आप डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, तो कास एक्स का समाकलन, कास एक्स का समाकलन नहीं माइनस का है, कास एक्स का समाकलन प्लस साइन एक्स प्लस सी। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ 7वें नंबर पे आओ, साइन कॉस टेन, अब बताता हूँ, बोलो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स प्लस सी। इतना लिखिए जल्दी से। बताइए जब आप तैयार हो जाए। 8वें नंबर पे आता हूँ, डी आप डी एक्स, बताओ काट एक्स का अवकलन माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब सुनो भाई, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, नहीं नहीं माइनस चिन्ह इधर जाएगा ना, या फिर एक उपाय और है जरा, इसीलिए मैं माइनस इस बार बाहर छोड़ा हूँ, या फिर माइनस यहाँ लगा दूँ और यहाँ प्लस कर दूँ, तो काट एक्स का समाकलन अवकलन होता है माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो कासेक स्क्वायर इसका समाकलन, हाँ बस इसीलिए माइनस आता है, माइनस काट एक्स प्लस सी, एक ही बात है। हाँ सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या मैं बताऊं? 10वें नंबर पे आइए, डी आप डी एक्स कासेक एक्स का अवकलन, अभी लिखना नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, कासेक एक्स का अवकलन बताओ माइनस का, तो माइनस इधर के बजाय इधर लगा दूं तो कोई तकलीफ, तो माइनस कासेक एक्स का समाकलन बताओ, कासेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका समाकलन कासेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कासेक एक्स प्लस सी। अब ये भी महसूस हो गया होगा कि माइनस वाला क्या लोचा है, अरे नहीं समझ में आया? अब जरा आगे सुने, ध्यान सुनो भाई। 11 नंबर देखें, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस प्लस का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका उत्तर आ गया, उत्तर आया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी।
बताओ आगे देखें 12वें नंबर पे। हाँ भाई अपनी बात रखूँ मैं, जरा मुझे ये बताइए कास इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? -1/√। बहुत ही चमत्कार वाली बात है कि इसके दो उत्तर होते हैं, अर्थात सेम इंटीग्रल है, दोनों में इंटीग्रल सेम है और उत्तर दो आ गए, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो कभी ये लिखा हो इसका उत्तर ये लिखा हो अथवा इसका उत्तर ये लिखा हो, एक ही बात है, आप समझ जाएं। नहीं समझ पाए क्या? अरे कास इनवर्स एक्स का अवकलन, तो ये माइनस चिन्ह इधर आ गया ना, तो अर्थात इसका सेम इंटीग्रेशन का उत्तर दो हो गए, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आगे सुने, देखें 13वें नंबर पे dr/dx tan इनवर्स एक्स का उत्तर, अवकलन tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब जरा ये बताइए सी क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, सी के कारण से ही तो अनिश्चित है भाई, इसके ढेर सारे ग्राफ बनेंगे एक दूसरे के समांतर। इसका मतलब जो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा और उस tan इनवर्स के ग्राफ में जैसे सी अपना मान देगा वैसे ग्राफ ऊपर नीचे चढ़ेंगे एक दूसरे के समांतर। अच्छा अब देखिएगा dr/dx काट इनवर्स एक्स का अवकलन बताओ, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके डबल उत्तर फिर आ गए। तो इनवर्स फंक्शन के डबल उत्तर होते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। वैसे ज़्यादातर यूज ऊपर वाले ही होते हैं, ये वाले कभी नहीं यूज होते हैं, ज़्यादातर यूज नहीं होते, लेकिन कहीं अचानक जरूरत पड़ जाए तो हमारे आंखें खुली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें नींद आ जाए। कुछ लोगों को तो वैसे भी नींद आ रही। हाँ सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका समाकलन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। हाँ भाई बोलो जाए। अब 16 नंबर पे देखें dr/dx कासेक इनवर्स एक्स का अवकलन बताओ, -1/x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका एक इंटीग्रेशन और आ गया, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब मैं कुछ इसमें रिमार्क्स लिखाऊंगा, कुछ बातें स्टैंडर्ड समझाऊंगा, समझिएगा। ये लिख नहीं पाए क्या? ये टेबल नहीं हुआ क्या अभी? अरे आप बोल नहीं रहो भाई, इधर वाला हो गया कि नहीं हुआ? सबको हो गया ना इधर वाला? देखिएगा, लिखेंगे रिमार्क्स नंबर 1, रिमार्क्स नंबर 1। अब इधर देखें x की पावर n का डेरिवेटिव बताओ। अच्छा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। इसी तरह x की पावर -2 का डेरिवेटिव, x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 प्लस सी। मतलब जो डिग्री में पढ़ा है, ध्यान सुनना, जो डिग्री में लिखा है उसमें एक जोड़ दें, उसी का नीचे डिवाइड कर दें और सी जरूर जोड़ें। अरे आया समझ में? लेकिन इस सूत्र में जरा एक बात और ध्यान रखें, ध्यान से देखिएगा, कभी भी x की पावर -1 लिखा हो तो ये वाला पाप ना करें, और आप कर दोगे। अब बच्चा क्या करेगा? एक जोड़ेगा
तो एक जोड़ेगा तो आ गया 0 और नीचे 0 का हुआ भाग। तो ऐसे करना ही नहीं है, ये 1/x से लिखा हुआ है, तो दोनों में फर्क समझें। किसका समीकरण है और किसका समाकलन है? log x प्लस सी, या इसको ln x भी बोलते हैं। log x का दूसरा नाम ln x, बेस ई होने पर। अब जरा दिमाग लगाएं, देखें एक बात और ध्यान सुने। देखो यदि यहाँ dx लिखा है, ध्यान सुनो भाई, यदि यहाँ dx लिखा है तो यहाँ पे चर होगा और ऊपर अचर होगा, तब ये सूत्र का प्रयोग होता है। अरे नहीं समझे? तब ये सूत्र का प्रयोग क्या होता है, जरा दिमाग लगे। देखो x की पावर n, ये dx लिखा है ना, तो dx में x क्या है? अरे x क्या है? चर, और n अचर, अर्थात चर के ऊपर अचर घात लगी होगी, तो तब ये सूत्र का प्रयोग होगा। कैसे प्रयोग होगा आप समझ गए होंगे। इस सूत्र का प्रयोग क्या होता है? चर की घात में क्या होता है? अचर प्लस 1 डिवाइड बाई अचर प्लस 1 प्लस c। अब इसका चमत्कार देखें, इधर ध्यान से देखना, ध्यान सुनना भाई। a की पावर x इंटू डी ए लिख गया। अब कुछ लोगों का आ गया चक्कर। अरे इधर देखना, इंटरेस्टिंग काम आने लगा। ये क्या लिखा है? डी ए का मतलब ए के सापेक्ष समाकलन मांग रहा है। इसका मतलब ए क्या है? चर, और चर के ऊपर चर घात कभी नहीं लगी होती समाकलन में। अर्थात समाकलन के अंदर, अब कान खोल के सुनो भाई, समाकलन के अंदर जो इंटीग्रल पड़ा होता है उसमें चर की घात चर कभी नहीं होती है। चर की घात चर केवल अवकलन में लेता है, क्योंकि अवकलन में लाग ले सकते हैं, समाकलन में कोई लाग नहीं लेते। इसका मतलब ये क्या है? अचर है। इसका मतलब ये x क्या हुआ? अचर, और a चर, फिर इसकी फील आ गई, तो उत्तर कितना देगा? a की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई, हाँ तैयार रहें। कुछ लोग क्या करेंगे, a की पावर s का सूत्र लगा देंगे। a की पावर s का सूत्र तब लगाएंगे जब आगे dx लिखा हो प्लस c। तो छोटी छोटी बातें आप सतर्कता से काम करें भाई, नहीं आया समझ? अरे बोल नहीं रहे हो? आ गया भाई। थोड़ी थोड़ी देर में आपको जगाते रहते हैं कि सो तो नहीं गए। जहां आपका प्रसारण बंद होता है ना, तो हम डर जाते हैं कि सो गए आप। अब सुने, अब आप आगे बताइएगा, आगे नंबर पे यहां बताइए मुझे। देखो 3 की पावर t लिखा है, क्या लिखा है? 3 की पावर t इंटू d3, तो इसको आप क्या समझोगे? देखो हाँ, 3 चर है और t अचर है। उत्तर 3 की पावर t प्लस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1 इंटू प्लस c। अब सुनना, दिमाग लगाना, इधर ध्यान से सुनना। ये 3 की पावर a लिख दिया, 3 की पावर a लिख दिया इंटू dx लिख दिया। सावधानी से, किसके सापेक्ष समाकलन करना? x के। अब वेरिएबल x होगा। इधर 3 के सापेक्ष करना था तो वेरिएबल 3 होगा। इधर a के सापेक्ष करना था, इसलिए a को चर होना पड़ा। जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको चर होना पड़ता है भाई। इसका मतलब किसके सापेक्ष अवकलन करना है? x के सापेक्ष। तो ये दोनों अचर हैं, और दोनों अचर हैं तो इसको बाहर कर देगा कि बेटा 3 की पावर a बाहर आ जाओ, तुम चुपचाप बाहर आना, किसी से बता नहीं। एक का समाकलन x के सापेक्ष x, तो x प्लस c इसका उत्तर हो गया। अब भी नहीं समझ में? आगे समझ। हाँ अगले नंबर पे आ जाता हूँ। ये बता चुका हूँ तब भी आपको चिल्ला के बता रहा हूँ। a की पावर x। अब सुनना कि ये किसके सापेक्ष समाकलन? x के सापेक्ष। तो x कौन सी राशि है? चर, तो अचर की घात चर, तो अपना खुद उत्तर देता है a की पावर x डिवाइड बाई log बेस इंटू a प्लस c। इसी तरह यदि 3 की पावर x होता तो उत्तर देता 3 की पावर x log बेस इंटू 3 प्लस c। लिख लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ भाई आपके सामने। आज मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने कराता हूँ भाई, ये तब तक आप कॉपी कर लें। हाँ सब लोग बहुत ध्यान से सुने। देखो प्रिमिटिव शब्द का मतलब क्या होता है? समाकलन करना। तो ये इसका समाकलन करना, ध्यान सुनना, इसका समाकलन करना किसके सापेक्ष? हाँ मतलब मांग क्या रहा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का समाकलन करना है, किसके सापेक्ष? तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। नहीं आया समझ में? अरे यहाँ डी एक्स लिखते थे क्या? तो यहाँ एक्स की जगह क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अर्थात ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल का एक्स स्क्वायर प्लस 1 के सापेक्ष समाकलन करना है। अर्थात जिसके सापेक्ष समाकलन करो उसके पीछे डी लगा दो। अब भी नहीं समझा? अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से सुनना। माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो नाउ इंटीग्रेशन की तरफ ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन की तरफ ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1,
और ब्रैकेट बंद डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या माना, टी, तो ये क्या आ गया टी प्लस 1, टी प्लस 1 इंटू डी टी। क्या इसकी सही फोटो दिखने लगी? ये अपनी फोटो ही नहीं दिखा रहा था, बड़ा अजीब से फोटो दिखा रहा था, हम सवाल ही नहीं कर पाते। क्या बन गया क्वेश्चन? अब देखिए जरा दिमाग लगे, इसका किसके सापेक्ष समाकलन करना है, टी के सापेक्ष। तो टी क्या है, चर है कि अचर है, चर है, अर्थात ये टी इंटू डी टी बन गया पहला समाकलन, टी इंटू डी टी। अगला समाकलन बना 1 इंटू डी टी, अगला समाकलन बना 1 इंटू डी टी। एक मिनट, हाँ क्या करे, कहाँ से गलती हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी माना, तो इसकी जगह मैंने टी डाल दिया, ठीक। और ये 2 को मैंने 1 प्लस 1 में डिवाइड किया, तो इसकी जगह मैंने टी लिखा, 1 ज्यों करते हूँ लिखा, इसकी जगह टी लिखा। क्या पाप कर डाला? अब समझ में आ गया? फिर इधर देखे ध्यान से, इस 2 को मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, इसको जोड़े भी तो वही लिखा कि नहीं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या माना, टी, तो इसकी जगह मैंने टी लिखा, ये 1 जो कहते हैं चिपका दिया, इसकी जगह टी है, तो फोटो सही आ गई। अरे अब भी समझाऊं? अरे क्या यार आप कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या गणित के साथ? यही समझ में कह रहे नहीं यार। अरे इसको टी के पदों में बदल दिया। अच्छा ये टी का समाकलन बताना मुश्किल है, टी का समाकलन टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अरे टी की पावर यन का मतलब घात 1, इसका समाकलन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2। और 1 का समाकलन टी के सापेक्ष, 1 का समाकलन टी के सापेक्ष टी प्लस सी। और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिखेंगे जहां सी सोच अचर राशि या समाकलन स्थिरांक है, जहां सी स्वेच्छ राशि या समाकलन स्थिरांक है, जहां सी स्वेच्छ राशि समाकलन स्थिरांक है। यार थोड़ा सा ये एक वाले सूत्र में और लिखा दूं, नहीं कहीं आप धोखा ना खा जाऊं। इधर देखें, 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होता है, 1 का समाकलन t के सापेक्ष t होता है, और 1 का समाकलन थीटा के सापेक्ष थीटा होता है, और 1 का समाकलन अल्फा के सापेक्ष अल्फा प्लस सी होता है। जरा देखिए, आपको जान के अच्छा लगेगा कहीं डी थीटा लिखा है ना, तो तुरंत समझ जाएं पीछे 1 का गुणा है। अरे यदि केवल डी थीटा लिखा है तो समझ जाएं कि पीछे किसका गुणा है, 1 का, तो इसका मतलब उत्तर इसका थीटा प्लस सी, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है।